गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था विवाह संस्कार। हम लोग विवाह संस्कार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति का जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश इसी विवाह संस्कार से होता है, जिसका उद्देश्य है वंश परंपरा को चलायमान रखना, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति के लिए विवाह को क्या माना गया था, आवश्यक माना गया था। ठीक है, तो हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसमें हम 2 विवाह, ब्रह्म विवाह और देव विवाह, इनके बारे में पढ़ चुके थे कि ब्रह्म विवाह क्या था और देव विवाह क्या था। 8 जो धर्म शास्त्रों में विवाह के प्रकार मिलते हैं उनमें से हम इन 2 प्रकारों का अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम तीसरे विवाह के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरी श्रेणी का विवाह था वो था आर्ष विवाह। ठीक है, देखो आर्ष विवाह क्या था। देखो कन्या का जो पिता है वर पक्ष के साथ अपनी कन्या का विवाह तभी करता था जब उसे वर पक्ष से एक गाय और एक बैल का जोड़ा मिलता था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि वर पक्ष वधू पक्ष को देता था। ठीक है, कन्या का पिता वर से या लड़के से एक गाय और एक बैल का जोड़ा मिलने पर ही अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ करता था। ठीक है, और फिर उस गाय और बैल का वो जो जोड़ा था उसकी यज्ञ में बलि दे दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह ये क्या था, क्रय विक्रय की प्रणाली हो गई। ठीक है, तो इसको आर्ष विवाह भी कहते हैं। और ये क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित विवाह भी था कि गाय और बैल का जोड़ा मिलेगा तभी अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही आर्ष विवाह कहा गया है। अब अगला विवाह आता है प्रजापत्य विवाह। तो देखो ये प्रजापत्य विवाह क्या है, ये भी एक आदर्श विवाह की श्रेणी में आने वाला विवाह है। ठीक है, इस विवाह में क्या होता है कि कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए स्वयं योग्य वर का चयन करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़की को वस्त्र आभूषण देकर उसे वर के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने का आदेश देता है या आशीर्वाद देता है। इस विवाह का उद्देश्य है गृहस्थ जीवन में रहकर संतान उत्पत्ति करना और वंश परंपरा को आगे चलायमान रखना। ठीक है, तो अतः ये भी एक उत्तम प्रकार के विवाहों की श्रेणी में आने वाला विवाह है। ठीक है, इसे प्रजापत्य विवाह कहा गया है। अगला विवाह है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह इसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। गांधर्व विवाह को क्या कहा गया है, प्रेम विवाह भी इसी विवाह को कहा जाता है। इस गांधर्व विवाह में क्या है कि माता पिता की स्वीकृति के बिना ही लड़का और लड़की विवाह के सूत्र में बंधने से पहले ही उनमें प्रेम हो जाता है और वो अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी विवाह कर लेते हैं। ठीक है, इसे वर्तमान में हम प्रेम विवाह कहते हैं, उस समय गांधर्व विवाह कहा जाता था। गांधर्व विवाह जिसको हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, प्रेम विवाह की श्रेणी में आता था। इसमें माता पिता का स्वीकृत होना आवश्यक नहीं था। ठीक है, अगला विवाह जो आता है वो आता है असुर विवाह। देखो असुर विवाह क्या था, असुर विवाह में लड़की का जो पिता होता था वो लड़के से एक दहेज की डिमांड करता था कि इतना मूल्य मुझे अगर आप दोगे तभी मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूँगा। ठीक है, मतलब लड़की के बदले पैसा लेना, लड़की देना और पैसा लेना। ठीक है, इसीलिए देखो लड़की दी जा रही है ना, लड़की तो क्या दान में दी जाती है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, जो इस तरह के विवाह होते थे असुर विवाह, लड़की दी जाती थी, बदले में उसका मूल्य प्राप्त किया जाता था
और वर पक्ष से जब तक वर पक्ष से कन्या पक्ष एक निश्चित मूल्य की मांग करता था कि मुझे इतना मूल्य चाहिए, और उतना मूल्य प्राप्त होने पर ही वो अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुंह मांगा मूल्य मिलने पर ही कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ करता था। तो ये भी किस तरह का विवाह था? ये भी क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित था। लड़की को खरीदा जा रहा है ना, लड़की का पिता उसको बेच रहा है, वर पक्ष वाले क्या है, उसका मूल्य चुकाकर उसको खरीद रहे हैं। क्रय और विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित विवाह था। ठीक है, इसीलिए इसे असुर विवाह भी कहा गया है। ठीक है, अगला जो विवाह आता है वो है राक्षस विवाह। तो देखो राक्षस विवाह क्या है, जैसे कि स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों ने रामायण के बारे में पढ़ा था कि रावण जो राक्षस श्रेणी में आता था, सीता का अपहरण किया था, जबरदस्ती उससे विवाह करना चाहता था, तो इसीलिए तो उसे राक्षस कहा गया है। ठीक है, तो राक्षस विवाह भी इसी श्रेणी का विवाह था, जैसे लड़की की इच्छा के विरुद्ध जाकर जबरदस्ती उसका अपहरण करके या जबरदस्ती उस पर दबाव डालकर उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इस तरह का जो विवाह था वो क्षत्रिय जातियों में ज़्यादा, उस समय प्राचीन काल में क्षत्रिय लोगों में ज़्यादा प्रिय था, अपहरण करके विवाह करना। ठीक है, अगला जो विवाह आता है पिशाच विवाह या पिशाच विवाह भी इसी विवाह को कहा जाता है। ये सबसे निम्न कोटि का विवाह था। देखो इसमें क्या है, सोती हुई लड़की को या लड़की को पागल करके उसको बेहोश करके या उसको कोई मादक पदार्थ पिलाकर उसको अपने वशीभूत करके उसके साथ संबंध बनाना पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये था आपका पिशाच विवाह। देखो ये तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें धर्म शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी समाज में कई तरह के विवाह प्रचलन में थे। ठीक है, जिसमें अंतरजातीय विवाह आता है। अंतरजातीय मतलब दो, वैसे तो क्या था कि लोग अपनी ही जाति में विवाह करते थे। ठीक है, ये कुछ समाज में कहीं जगह अंतरजातीय विवाह भी प्रचलन में थे। दो अलग अलग जातियों के मध्य विवाह होना अंतरजातीय विवाह की श्रेणी में आता था। देखो अंतरजातीय विवाह भी 2 तरह के थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। देखो अनुलोम विवाह क्या था, जब पुरुष ऊंची जाति का और महिला निम्न जाति की होती थी, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पुरुष अपने से निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह का जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे पुरुष ब्राह्मण वर्ण का, महिला क्षत्रिय वर्ण की, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते थे। अगर पुरुष ऊंची जाति का, जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री से विवाह करता था, पुरुष की तुलना में स्त्री क्षत्रिय वर्ण से है तो ब्राह्मण की तुलना में तो उसका वर्ण निम्न हो गया ना। तो ठीक है, जब पुरुष उच्च वर्ण का होता था और महिला निम्न वर्ण की होती थी तो इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। जैसे वैश्य पुरुष का शूद्र महिला से विवाह भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुलोम विवाह। अब बात आती है प्रतिलोम विवाह की। प्रतिलोम विवाह में इससे उल्टा हो जाता था, जब औरत उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ण का होता था, उन दोनों में विवाह हो जाता था, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि औरत ब्राह्मण वर्ण की और पुरुष क्षत्रिय वर्ण का, या औरत वैश्य और पुरुष शूद्र वर्ण का। पुरुष का वर्ण कौन सा है, निम्न है, और औरत का पुरुष की तुलना में उच्च वर्ण होता है, तो इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह भी कहा, इसी विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो हमारे समाज में उस समय नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। तो देखो नियोग प्रथा क्या थी,
प्राचीन काल में नियोग प्रथा को कई परिस्थितियों में मान्यता प्राप्त थी। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी औरत का पति नपुंसक हो, संतान उत्पन्न नहीं कर सकता हो, या किसी औरत के पति की युवावस्था में मृत्यु हो गई हो, तो वो अपने किसी निकट संबंधी देवर है उसके साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रथा थी उसे क्या कहा गया था? नियोग प्रथा कहा गया था। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि वर्तमान में भी जो विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आज भी ये विवाह प्रचलन में है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।